हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। और हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। और क्लास 10th के सोशल साइंस में हमने ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक स्टार्ट की थी। उसका चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 10th का, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में हम लोग एक लेक्चर कर चुके हैं, ये उसका सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने जाना रिसोर्सेज क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स कैसे उन रिसोर्सेज को टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से ट्रांसफॉर्म करते हैं और अपने लिए यूज करते हैं। और ह्यूमन बीइंग अपने आप में खुद भी रिसोर्सेज हैं, ये हमने जाना पहले वाले लेक्चर में। और साथ में हम लोगों ने जाना डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में, डिपेंड अपॉन देयर ओरिजिन, डिपेंड अपॉन देयर एग्जॉस्टेबिलिटी। तो अलग अलग वे से उनको जो डिवाइड किया गया है उसके बेस में हमने उनको जाना। तो उसी चीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आज हम उनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए। एनसीईआरटी की ये वाली टेक्स्ट बुक होगी आपके पास। ठीक है, हो सकता है कि कलर चेंज हो गया हो क्योंकि हर साल बुक का कलर चेंज होता है। तो एनसीईआरटी की 10th क्लास की सोशल साइंस की बुक नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया 2। 1 इसका आप क्लास 9th में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 10th, ये वाली बुक ओपन कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे एनसीईआरटी से। और उसमें आप लोग, मैं जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कराऊं तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो पेन या पेंसिल की हेल्प से। और चाहो तो सेपरेट कॉपी भी ले सकते हो आप, और उस कॉपी में आप अलग से नोट डाउन कर सकते हो जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमने टाइप ऑफ रिसोर्सेज देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, टाइप ऑफ रिसोर्सेज को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि वो आपकी बुक में डिटेल में गिवन है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने देखा था कि ओरिजिन के बेस पे हमने रिसोर्सेज को 2 भागों में डिवाइड किया था। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन ओरिजिन, बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक मैंने आपको बताया था वो होते हैं जिनके अंदर लाइफ होती है, और एबायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लाइफलेस होते हैं, जिनके अंदर लाइफ नहीं होती। ठीक है, सो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से क्या मिलेंगे, बायोटिक रिसोर्सेज। अब ये बायोस्फीयर क्या चीज है वो देखते हैं। देखो, हमारे इन अर्थ पे एक होता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर उस जगह का बोलते हैं जहां पे हम रह रहे हैं, जो जमीन है उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, एक है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं उस पोर्शन को अर्थ पे जहां पे वाटर है, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर। और एक तीसरा आता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये 3 स्फीयर हैं हमारे लाइफ में। लिथोस्फीयर अर्थ के ऊपर, ठीक है, दूसरा है हाइड्रोस्फीयर और तीसरा है एटमॉस्फेयर। तो इन तीनों का जहां पे कॉम्बिनेशन होता है, जहां तीनों ये मिलते हैं, वो तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो जगह है अर्थ पे जहां पे लाइफ पॉसिबल है। सिंपल वे में समझो कि बायोस्फीयर क्या है, अर्थ पे वो जगह है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ वहां पे पॉसिबल है जहां पे लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर ये तीनों मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, क्योंकि ये तीनों लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब तो बायोस्फीयर, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। कौन से, बायोटिक रिसोर्सेज। क्यों, क्योंकि इनके अंदर लाइफ होती है। एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स। फ्लोरा, फ्लोरा हमने पढ़ा था किनको बोलते हैं, प्लांट्स और किस स्पीसीज को बोलते हैं, फोना, एनिमल। ये हमने लास्ट क्लास में 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं ये चीज, फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, फिशरीज, लाइफ स्टॉक, इनको बोलेंगे बायोटिक रिसोर्सेज। ए बायोटिक रिसोर्सेज वो हो गए जिनमें लाइफ नहीं होगी। अब लाइफ नहीं वाले रिसोर्सेज बहुत सारे हैं हमारे पास। ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ए बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे रॉक्स हैं, मेटल हैं, ये आ जाएंगे ए बायोटिक रिसोर्सेज में। तो ओरिजिन के बेस पे हमने डिवाइड कर दिया बायोटिक और ए बायोटिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमने डिवाइड किया था बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी।
एग्जॉस्टेबिलिटी का मतलब होता है कि वो ख़त्म हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, कि हम उनको यूज़ करते जाएं वो ख़त्म ही ना हो, और एक ऐसे हो कि यूज़ कर लें उसके बाद वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आप लोगों को लास्ट क्लास में, जैसे फॉरेस्ट हैं, अगर उन्हें कट कर दिया तो दोबारा ग्रो कर जाएंगे, लेकिन आप गाड़ी में फ्यूल डाल के चले हो तो गाड़ी का फ्यूल अगर आपने ख़त्म कर दिया तो आप उसको दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, सेम फ्यूल को आपको दोबारा से नया डलवाना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे हम दो में डिवाइड करेंगे, रिन्यूएबल जिनको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता है, रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल। रिप्लेनिशेबल मतलब जो दोबारा से फुलफिल किए जा सकते हैं, दोबारा बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उनको बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ऐसी चीज है जो बार बार हम बना सकते हैं। ठीक है, जो लगभग ये माना जाता है कि जब तक अर्थ है तब तक ये दोनों चीजें परमानेंट हैं, कहीं नहीं जाने वाली। ठीक है, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हालांकि वाइल्ड लाइफ एक हद तक रिन्यूएबल है, एक हद तक नहीं भी है। अगर जैसे डायनासोर थे वाइल्ड लाइफ में, खत्म हो गए तो खत्म हो गए, तो वाइल्ड लाइफ को आप दोनों वे में रख सकते हो कि वो रिन्यूएबल है भी, अगर वो रिप्रोड्यूस करके नया प्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग बना रहे हैं, ठीक है, तो वो रिन्यूएबल हैं। और बिल्कुल सभी खत्म हो गए तो वो तो उनको हम एक तरह से कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करते हैं कि इंडेंजर्ड हैं कि एक्सटिंक्ट हो गए हैं। बिल्कुल कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल है उसको हम कैटेगरी में रखते हैं कि ये इंडेंजर्ड है, मतलब ये खतरे में है, खत्म होने वाला है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है मतलब और ज़्यादा खतरे में है, और ज़्यादा मतलब इसके खत्म होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत कम नंबर में बचे हुए हैं। और देन उसके बाद एक होता है एक्सटिंक्ट, ठीक है, कि खत्म ही हो गए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो अगर जैसे हम लोग डायनासोर को किस कैटेगरी में रखेंगे, एक्सटिंक्ट की कैटेगरी में रखेंगे कि वो खत्म हो चुके हैं अब। दीज रिसोर्सेज में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूअस और बायोलॉजिकल। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन में। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और बायोलॉजिकल होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिनको दोबारा से रिन्यू नहीं किया जा सकता। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, दीज अकर्स ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। बहुत बड़े जियोलॉजिकल टाइम में ये होते हैं। जैसे हम लोगों का नॉर्मल टाइम पीरियड क्या है कि ईयर होंगे, ठीक है, डेकार्ड्स हैं, पहले डेकेड्स, सेंचुरीज हैं 100 साल की, फिर डेकार्ड्स हैं उनके अंदर 10-10 साल के, फिर उनके अंदर ईयर हैं, फिर मंथ हैं, मंथ के अंदर वीक्स हैं, वीक्स के अंदर डे हैं, डे के अंदर आवर्स हैं, आवर्स के अंदर मिनट हैं, फिर सेकंड है। तो ये हमारा ह्यूमन का टाइम स्केल हो गया। एक होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, उसके अंदर क्या होता है, इयोन, इरा, इपोक, ठीक है, एंड पीरियड। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। अगर आप ध्यान रख सकते हो तो रख लेना, अच्छी चीज है, जीके में आपके हेल्प करेगा जनरल नॉलेज में, कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है, इयोन, इरा, इपोक एंड पीरियड। बहुत सारे सालों से मिलके बनता है पीरियड। ठीक है, देन बहुत सारे पीरियड से मिलके बनता है इपोक, बहुत सारे इपोक से मिलके बनता है इरा, और बहुत सारे इरा से मिलके बनता है इयोन। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मेजर करने की एक यूनिट है। ठीक है, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स खत्म हो गए तो खत्म हो गए, दोबारा नहीं लेके आए जा सकते। फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो गए तो खत्म हो गए, दोबारा उनको नहीं बनाया जा सकता। दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन। ऐसा क्यों है, इनको दोबारा क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर लेंगे दोबारा बनने में। ठीक है, मिलियन क्या होता है, एक मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है, फाइंड आउट करना। ठीक है, अपनी कॉपी में लिखना कि एक मिलियन में कितने लाख होते हैं, ठीक है, और एक बिलियन में कितने लैक्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों आप लोग फाइंड आउट करके लिखना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल। मेटल ऐसे हैं जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे आपने कोई भी मेटल का इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, उसको आप रिसाइकल कर सकते हो, मतलब उसको मेल्ट करके या किसी भी वे से उसको दूसरे फॉर्म में बना सकते हो, उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, दूसरी फॉर्म में उसको बना सकते हो। ठीक है, एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गोट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्ट का मतलब हो जाता है खत्म हो जाना किसी चीज का। जनरली इंग्लिश में बोलते हैं ना, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो मतलब मैं थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, उसका मतलब ये होता है। एग्जॉस्टेड मतलब एनर्जी निकल गई हमारी बॉडी से, इसलिए हम थके हुए हैं। तो चीजें एग्जॉस्ट हो जाती हैं तो मतलब वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, विद देयर यूज, जैसे जैसे हम उनको यूज करते जाएंगे वैसे वैसे वो खत्म होते जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आएगा
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेस पे हम डिवाइड करेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है, जिस पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का कब्जा हो, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है। दीज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय द इंडिविजुअल। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, पैसे देते हैं उसके बेस पे वो उनको फार्मर्स को वो लैंड मिल जाती है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्लियर है? तो बहुत सारे फार्मर्स हैं जो पैसे देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं और उसके बेस पे उनको जमीन अलॉट हो जाती है, गवर्नमेंट उनको अलॉट कर देती है कि ये जमीन है, ठीक है। इन विलेजेस देयर आर पीपल विद लैंड ओनरशिप बट देयर मे बी मैनी हु आर लैंडलेस। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती है, वो दूसरे की लैंड पे खेती करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लैंड होती है, तो वो हो गया ओनरशिप, ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप हो गया उसको। अर्बन पीपल ओन प्लॉट, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी, ठीक है। प्लांटेशन, पास्चर लैंड, वाटर इन वेल एटसेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पे इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। अब आपको एक लिस्ट बनानी है कि आपके हाउस होल्ड में आप लोग क्या क्या ओन करते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी ओनरशिप आपके पास है। जैसे एक तो आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है जिसकी ओनरशिप आपके पास है, ठीक है, आपके घर में फ्रिज हो सकता है जिसकी ओनरशिप आपके पास है, आपके घर में फ़ैन हो सकता है, बेड हो सकता है, चेयर हो सकती हैं, फर्नीचर हो सकता है, ठीक है, आपके पास कार हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाओ। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब आप लिस्ट बनाओगे तो आप सोचोगे और आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो सोचना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि हाँ ये तो हो जाएगा, नहीं। ट्राई टू मेक द लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 20 आइटम्स विच आर ओन बाय यू। कम से कम 20 आइटम्स की लिस्ट बनाओ विच आर ओन बाय यू, ठीक है। देन कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। अब कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिन पे कम्युनिटी की ओनरशिप होती है, मतलब मिले जुले कुछ एक ग्रुप की ओनरशिप होती है, ठीक है। दीज आर रिसोर्सेज विच आर एसेसेबल टू ऑल, मतलब सभी के लिए ओपन है, ये सभी के लिए, सभी एक्सेस कर सकते हैं, सभी उनको ले सकते हैं, सभी उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। विलेज कॉमन्स, विलेज कॉमन्स का मतलब, विलेज कॉमन्स का मतलब है यहाँ की विलेज में ऐसी क्या चीज कॉमन होती है जिसको सभी यूज कर सकते हैं। ग्रेजिंग ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड, ठीक है, जो चरने के लिए ग्राउंड होता है, ठीक है, जहाँ पे गाय वगैरह भैंस वगैरह जाती हैं वहाँ पे चराने के लिए, तो वो ग्रेजिंग ग्राउंड, ठीक है। ब्यूरियल ग्राउंड को डेड बॉडी को बरी करना है या फिर उनको जलाना है तो उसके लिए जो ग्राउंड होता है। विलेज पाउंड एटसेट्रा, ये आएंगे विलेज कॉमन्स में। पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरिया आर द डिफैक्टो, डिफैक्टो मतलब अपने आप, बाय डिफॉल्ट, डिफैक्टो का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एसेसेबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। तो बाय डिफॉल्ट जितने भी लोग वहां पे रह रहे हैं वो उनका ओनरशिप हो जाता है उसके ऊपर, ठीक है। डिफैक्टो का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट, मतलब नेचुरली, अपने आप। देन उसके बाद आ गया नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज में क्या आ गया? टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू ए नेशन। जितने भी एक नेशन के पास रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? नेशनल रिसोर्सेज हो जाएंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे ये जो वर्ड नेशन लिखा हुआ है ना, ज्योग्राफी में नेशन वर्ड जो होता है वो कंट्री को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे कंट्री होना चाहिए था क्योंकि ज्योग्राफिकल वर्ड जो है वो कंट्री है। कंट्री एक वो एरिया होता है जो जिसका एक सर्टेन बाउंड्री होता है, उसको बोलते हैं हम कंट्री, ठीक है। नेशन तो एक बिलीफ होता है, एक आइडिया होता है, जहाँ पे कॉमन आइडिया, कॉमन बिलीफ को मानने वाले लोग रहते हो, वो बनाते हैं नेशन। तो ठीक है, नेशन का ऐसा, नेशन जो है वो एक ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है, आप इस वे में समझिए। एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल टर्म है कंट्री, ठीक है, लेकिन इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं नेशन और कंट्री को। कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा हुआ है कि जो कंट्री है, इंडिया एज ए कंट्री, उसके पास ये लीगल पावर है। कंट्री का मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उसके पास ये लीगल पावर है। कौन सी लीगल पावर है? इवन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं किसी भी पब्लिक गुड के लिए। अगर जनता को फायदा हो रहा है तो वो किसी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पब्लिक गुड, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जिसमें इंडिया कैसे रन होगा,
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि इंडिया को किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रन किया जाएगा, ठीक है। और वो किसने बनाई है? वो हम लोगों ने ही बनाई है, हमारे फोर फादर्स ने बनाया है, ठीक है। सो पब्लिक गुड्स, पहले आर्टिकल 31 होता था एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जहां होता था राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको फंडामेंटल राइट के अंदर इंक्लूड किया गया था। फंडामेंटल राइट वो बेसिक राइट होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को मिलते हैं, जो नेचुरली किसी इंडिविजुअल को मिलने चाहिए, उनको माना गया है कि ये फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं लाइफ के लिए, जीने के लिए, ठीक है। तो ये तो एटलीस्ट होने ही चाहिए। तो पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 के अंडर, ठीक है। तो गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी, इवन पब्लिक गुड के लिए, लार्जर पब्लिक गुड के लिए भी कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी। लेकिन बाद में इसमें चेंज हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चेंज किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1978 में, ठीक है। 1978 में मोरारजी देसाई जो थे वो हमारे पीएम होते थे उस वक्त, प्राइम मिनिस्टर, तो उनके टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। और जो ये राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, इसको सिर्फ एक लीगल राइट बना दिया गया, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया इसको, ठीक है। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो हमारे हैं उनको, उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। उनको किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट को छीनना गवर्नमेंट के लिए रेयर है, इंडिया में बहुत ही मुश्किल है। तो अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी यूज करनी होती थी गवर्नमेंट को एक लार्जर पब्लिक गुड के लिए, ठीक है, बहुत सारे लोगों का भला करने के लिए, अगर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी लेनी होती थी तो वो ले नहीं सकते थे पहले गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। अब ये एक लीगल राइट है अभी भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, आर्टिकल 300A में मेंशन है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है? अब ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट को लगे कि बहुत सारे लोगों का बेनिफिट हो सकता है तो वो किसी एक पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं, ठीक है। यही चीज यहाँ पे मेंशन है। यू माइट हैव सीन रोड, कैनाल्स, रेलवे बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड ओन्ड बाई सम इंडिविजुअल। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों के खेत होते हैं, वहाँ से बीच से कोई हाईवे निकालना होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेती है। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, 1978 से पहले ऐसा नहीं हो सकता था, गवर्नमेंट ऐसे एक्वायर नहीं कर सकती थी किसी पर्सन की विल के अगेंस्ट में। अब तो पर्सन चाहे या ना चाहे, अगर गवर्नमेंट एक्वायर करना चाहेगी तो उसको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ सर्टेन लिमिटेशन हैं अभी भी जिस केस में गवर्नमेंट नहीं एक्वायर कर सकती, लेकिन इन जनरल लार्जर पब्लिक गुड्स के लिए गवर्नमेंट किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है कभी भी। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड, एम्पावर्ड मतलब उसको पावर दिया गया है, किसको? अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को, बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, कि वो लैंड को एक्वायर कर ले। ऑल द मिनरल्स, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical mile। ये 12 nautical mile डिस्टेंस है, समुद्र में जो डिस्टेंस होती है उसको नॉटिकल माइल्स में मापते हैं, ठीक है। वो किलोमीटर में आएगी 22.2 किलोमीटर। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक नॉटिकल माइल जो होता है वो 22.2 किलोमीटर होता है। फ्रॉम द कोस्ट टर्म्स एज टेरिटोरियल वाटर। कौन मतलब ये कह रहा है कि किसी भी कंट्री, जैसे इंडिया है, इंडिया में ये पेनिनसुलर इंडिया है, नीचे का इंडिया है जो साउथ है, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, सी है, यहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी। यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो इस कोस्ट से लेके और 12 नॉटिकल माइल तक, यानी 22.2 किलोमीटर तक, ये इंडिया का एक्सक्लूसिव जोन है यहाँ पे, ठीक है। इंडिया का इसको टेरिटोरियल वाटर बोला जाएगा। अगर किसी भी दूसरी कंट्री को इस जगह से जाना है 12 नॉटिकल माइल तक, तो वहाँ पे इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो ये हर एक कंट्री के केस में होता है कि 12 नॉटिकल माइल हर एक कंट्री की कोस्टल एरिया से
वाटर तक 12 नॉटिकल माइल जो है वो किसी भी कंट्री की टेरिटोरियल बाउंड्री होती है सी के अंदर। वहाँ पे अगर किसी दूसरी कंट्री को किसी शिप को या किसी भी वेसल को जाना है तो उस कंट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा पहले। तो अगर इंडिया के 12 नॉटिकल माइल्स, वो ये हो गया इंडिया का 12 नॉटिकल माइल, तो इस एरिया में किसी भी दूसरी कंट्री के शिप, वेसल या किसी पर्सन को अगर आना है तो उसको इंडिया की परमिशन से आना पड़ेगा, अदरवाइज उसको इलीगल माना जाएगा और उस पर्सन या उस वेसल को डिटेन कर सकता है इंडिया, अपने कब्जे में ले सकता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चलता है ऐसा। रिसोर्सेज देयरिन बिलोंग टू द नेशन। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये वो डायग्राम है जो अब दिखाया गया है। जैसे मैंने बताया कि सपोज ये इंडिया की बाउंड्री है, यहाँ पे ऐसे है पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, तो ये सी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है ये लैंड का वो हिस्सा है जो सी में के अंदर है, मतलब सी और मतलब लैंड और सी जहाँ पे मिलते हैं दोनों। तो लैंड से जैसे ही हम सी में इंटर करते हैं तो लगभग 500 किलोमीटर तक एक स्लोप आता है, ऐसे बहुत गहरा खड्डा नहीं आएगा, स्लोप आएगा, देन उसके बाद एकदम से समुंदर आता है। तो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, जहाँ पे लोग जनरली जाते हैं समुंदर में और वो मतलब पानी में अंदर तक जाते हैं धीरे धीरे धीरे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा डेप्थ नहीं होती पानी की, तो वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है। अब ये देखो इसमें टेरिटोरियल सी है कितने, 12 नॉटिकल माइल तक, जहाँ किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव ओनरशिप होती है उस वाटर में। उस वाटर में कुछ भी होगा वो उस कंट्री से बिलोंग करेगा। देन उसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक होता है कॉन्टीजियस जोन। ठीक है, इस जोन में कोई दूसरी कंट्री आई है, कोई दूसरी कंट्री का वेसल आया है, कोई पर्सन आया है, अगर वो कोई आर्म्ड एक्टिविटी कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लोग उस पर नज़र रख सकते हैं और उसको प्रोहिबिट कर सकते हैं कि वो ऐसा ना करें। ठीक है, तो ये भी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है। 12 नॉटिकल माइल तक होगा टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल तक होगा कॉन्टेजियस जोन। देन उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 12 नॉटिकल माइल के बाद 200 नॉटिकल माइल तक ये होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कोई कंट्री करना चाहे तो वो 200 नॉटिकल माइल तक कर सकती है। यहां तक अगर कोई भी चीज मिलेगी सी में तो उस पे उस कंट्री का एक्सक्लूसिव कब्जा होगा, या वो एक्सक्लूसिव वो रिसोर्सेज उस कंट्री से बिलोंग करेंगे, ये उस कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर सकती, उसके इकोनॉमिक जोन में आ जा सकते हैं यहाँ से, लेकिन यहाँ से कोई चीज वो निकाल नहीं सकते। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है डायग्राम। ठीक है, ये मैंने डाल दिया समझाने के लिए। देन उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज पे। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं, अलग अलग कंट्रीज के ग्रुप ने मिलके कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। वो क्या करते हैं, वो पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करवाते हैं, लैंड से रिलेटेड और रिसोर्सेज से रिलेटेड। ठीक है, ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओपन सी एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमने देखा था ना अभी 200 नॉटिकल माइल, अब 200 नॉटिकल माइल से आगे का जो एरिया होगा वो इंटरनेशनल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, चलते ये भी इंटरनेशनल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पे कंट्री का कब्जा हो जाता है एक। लेकिन इसके बाद का जो एरिया है इसको बोलते हैं ओपन सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी मिलेगा वो सभी कंट्रीज का होगा, जो उसके आसपास की जितनी भी कंट्रीज हैं। ठीक है, वो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन से उसको गवर्न किया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोली गई है कि 200 नॉटिकल माइल से बियॉन्ड जो भी मिलेगा वो किससे, 200 नॉटिकल माइल से, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उससे आगे जो भी मिलेगा उस पे उसको ओपन सी बोलेंगे और सभी कंट्रीज का वहां पे कब्जा होगा। नाउ डू यू नो, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, डू यू नो दैट इंडिया हैज गोट द राइट टू माइन मैग्नीज नोड्यूल्स फ्रॉम द बेड ऑफ द इंडियन ओशियन फ्रॉम दैट एरिया विच लाई बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। मतलब इंडिया का जहाँ पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन खत्म होता है 200 नॉटिकल माइल्स पे, उसके बाद इंडियन ओशियन में इंडिया को राइट मिल गया है। ठीक है,
किस चीज का राइट मिल गया है कि वो वहां से मैग्नीज न्यूडल्स निकाल सकता है, मैग्नीज न्यूडल्स। ठीक है, मतलब एक तरह से मैग्नीज निकालने का राइट इंडिया को मिल गया है। ये राइट किसने दिया? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने दिया, जो इंटरनेशनल वाटर को गवर्न करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई सम अदर रिसोर्सेज विच आर इंटरनेशनल इन नेचर। कुछ ऐसे रिसोर्सेज बताओ जो इंटरनेशनल है नेचर में, मतलब जिन पे सबका ही अधिकार है, ऐसा कोई किसी का एक्सक्लूसिव नहीं है। तो जो हमारी अर्थ है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, मतलब आर्कटिक और अंटार्कटिक, एक तरह से वहां पे सभी कंट्रीज का ही हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एरिया क्या हो गए? मिनरल एंड ऑयल इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन वो होते हैं जो पोल्स पे होंगे। पोलर रीजन पे जो पोलर रीजन मतलब नॉर्थ और साउथ पोल की बात कर रहा है ये अर्थ पे। ठीक है, तो अर्थ का जो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो मिनरल मिलेगा और जो ऑयल मिलेगा उन पे सबका ही कब्जा होगा, वो इंटरनेशनल लॉ द्वारा गवर्न किए जाएंगे। ठीक है, वो किसी इंडिविजुअल कंट्री का उन पे कब्जा नहीं होगा। ठीक है, देन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के स्टेटस के बेस पे कि कितने डेवलप्ड हैं, कितना हम उनको यूज कर सकते हैं, कितना यूज नहीं कर सकते, उसके बेस पे सबसे पहले होंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होंगे विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, लेकिन उनको यूटिलाइज नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात, हैव इनॉर्मस पोटेंशियल। इनॉर्मस मतलब ए लॉट ऑफ पोटेंशियल, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा यहाँ पे पोटेंशियल है। कहाँ पे? वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का, स्पेशली राजस्थान में और गुजरात में। ठीक है, बट सो फार बट लेकिन अब तक हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन उसको अभी तक प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं किया गया है, वो अभी अंडर डेवलप्ड ही है। ठीक है, तो उनको हम बोल देंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जहां हमें लगे कि बहुत पोटेंशियल तो है लेकिन अभी उनको हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, अभी हमने चेक नहीं किया कि कितने पोटेंशियल तक वो मैक्सिमम जा सकते हैं। ठीक है, देन डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज वो होंगे जो जिनको हम ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, जिनकी क्वालिटी को भी हम डिटरमाइन कर चुके हैं और क्वांटिटी को भी डिटरमाइन कर चुके हैं। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब कोई चीज कितनी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी एक तरह से। ठीक है, जो रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज को हम कितना डेवलप कर पाएंगे, कितना उनको हम ग्रो करवा पाएंगे, ये बात डिपेंड करता है कि कितना टेक्नोलॉजी है हमारे पास, किस टाइप का हमारे पास टेक्नोलॉजी है और कितना पॉसिबिलिटी है उनका डेवलप होने का। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम किसी भी लिमिट तक रिसोर्स को डेवलप कर सकते हैं। उस हर एक चीज़ के डेवलप होने की, हर एक चीज़ के डेवलपमेंट की एक सर्टेन लिमिट होती है और वो लिमिट जनरली आज के टाइम पे डिसाइड करती है टेक्नोलॉजी, कि कितना टेक्नोलॉजी हम यूज करके उसको कितना ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। स्टॉक minerals in environment which have the potential to satisfy human need but human being do not have the appropriate technology to assess these are include among the stock। स्टॉक में वो चीजें आ जाएंगी कि हमें पता है ये चीज है तो यहाँ पे, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको निकाल सके वहां से। ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन कंपाउंड, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेज। पानी जो है वो दो गैसेज से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन अभी हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को उसमें से यूज कर सके, क्योंकि हाइड्रोजन जो है एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है। अभी रिसेंटली ऐसी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप करने लगे हैं जहां पे हम हाइड्रोजन एनर्जी को यूज करेंगे। ठीक है, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहां पे चली है वर्ल्ड में? हाइड्रोजन ट्रेन वर्ल्ड में
हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ चली है सबसे पहले? हिंट मैं आपको दे देता हूँ, यूरोप की एक कंट्री है जहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन चली थी, मतलब हाइड्रोजन से ट्रेन को चलाया गया था। ठीक है, तो फाइंड आउट करना जीके के लिए इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन को यूज करके ट्रेन कहाँ पे चलाई गई वर्ल्ड में पहली बार। बट वी डू नॉट हैव एडवांस्ड टेक्निकल नो हाउ, लेकिन हमारे पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं है। अब जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जाएगी, मतलब टेक्नोलॉजी जितनी और ज़्यादा डीप होती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे हम जो रिसोर्सेज है उनका यूज भी और ज़्यादा बेटर करते जाएंगे। ठीक है, यूज इट फॉर दिस पर्पज, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए स्टोक। तो इसलिए अभी तक हम वाटर को एक एज ए स्टोक मानेंगे, क्योंकि उसका जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसको हम यूज नहीं कर पाए हैं अभी। रीजन बीइंग कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस चीज को यूज करने की, और है तो वो इतनी डेवलप्ड स्टेज पे नहीं है कि हम उसको यूज कर पाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रिजर्व। रिजर्व क्या है? दीज आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक के सबसेट है, मतलब ये स्टॉक है पूरा, तो ये हो गया रिजर्व, स्टॉक के अंदर का ही एक पोर्शन है। ठीक है, विच कैन बी पुट इनटू यूज, जिनको यूज में लाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी। देखो, स्टॉक हमने वो किए थे जिनको यूज में लाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं, लेकिन स्टॉक में भी कुछ ऐसा हिस्सा होता है जिसको हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से यूज में ला सकते हैं। वैसे रिसोर्सेज, मतलब एक स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज में से, मतलब बहुत सारा एक रिसोर्स है कहीं कहीं पे, उस रिसोर्स में से एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जिसको हम अभी जो हमारे पास प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उससे हम उसको यूज में ला सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने उसको स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको हम बोल देंगे रिजर्व। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, उनको हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट, भविष्य की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इट इज बीइंग यूटिलाइज ओनली फॉर लिमिटेड एक्सटेंट। हम देखेंगे कि हमारी रिवर्स हैं, रिवर्स के पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखोगे तो अभी हम लोग एनर्जी कहाँ से लेते हैं मैक्सिमम? अभी हम लोग एनर्जी लेते हैं मैक्सिमम कोल से। ठीक है, कोल एक ऐसा रिसोर्स है जो रिन्यूएबल नहीं है, जिसको दोबारा नहीं पैदा किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इसको पैदा होने में मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे, तो इसलिए हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रिजर्व है स्टॉक में से, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है कि हम डैम बना के, बांध बना के हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको इंडिया में बहुत लार्ज स्केल पे नहीं किया जा रहा अभी, तो उसको हम एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी से यूज कर सकते हैं, तो वो हो गया रिजर्व। दस द वाटर इन द डैम, फॉरेस्ट एटसेट्रा इज रिजर्व विच कैन बी यूज इन फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, जो वाटर है हमारे डैम्स में और फॉरेस्ट जो है उनको भी, तो ये हमारे क्या हो गए? रिजर्व हो गए। उनको हम पूरी तरह यूज नहीं कर रहे, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जिससे हम उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज देखे, उनकी क्लासिफिकेशन देखी और उसको बहुत डिटेल में देखा। ठीक है, अगर आपको वीडियो में समझ आने में कोई दिक्कत आई है तो आप इसको दोबारा से एक बार देखिए। ठीक है, आप इसको मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, वीडियो को स्पीड को बढ़ा के घटा के भी देख सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।